जब डीएनए के साइलेंट फीचर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एनालाइज करना है इसके स्ट्रक्चर को। अब जो कि मैंने डे वन से आपको सबसे पहले जो बात सिखाई है वो यही है कि डीएनए जो है यहाँ पे वन, ये पता नहीं चल रहा, कोई लाइट कलर लेते हैं हम लोग। डीएनए जो है ये आगे ठीक कर दिया मैंने इसको, वन, एक ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरा ये हो गया, है ना, वन एंड टू। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बस इतनी सी बात है ना। लिख लेते हैं इसको, फटाफट लिख के चलिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ टू, ये पता है ऑलरेडी आपको, है, मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए जो है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देन दूसरी चीज है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। अब एक चीज ना बहुत ध्यान से समझना है, चाहे तो इससे समझ आए, अगर आपको हो सकता है इस डायग्राम से समझ नहीं आए तो इससे तो 2000% गारंटी समझ आएगा ही आएगा, है ना। अब इस डायग्राम को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये नाइट्रोजनस बेसेस है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सब जो है नाइट्रोजनस बेसेस है। तो एक नाइट बेस पेयर जो है यहाँ पे आमने सामने, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एनसीईआरटी में भी जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा कहीं पे इस तरीके से लाइन मेंशन करी गई है जहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, नाइट्रोजनस बेसेस जो है यही यहाँ पे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को बाइंड कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका, जैसे हम लोगों का बैकबोन क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, समझाने के लिए बता रही हूँ। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे इसका जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है, तो बचा कौन, नाइट्रोजनस बेसिस को। इससे भी बढ़िया क्रिस्टल क्लियर इससे समझ आएगा, ये और भी बेस्ट है उससे, ठीक है। मतलब इसके साथ एक और हम लोग इधर ऐड कर देते, ऐड कर देते, ऐड कर देते, ऐड कर देते। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसका फ्रंट साइड माने तो बैकबोन बनाने का काम कौन कर रहा है, तो बैकबोन बनाने का काम कर रहा है शुगर एंड फॉस्फेट। ऐसे आया समझ में, है ना। तो शुगर और फॉस्फेट जो है इसका बैकबोन बनाने का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। इसका जो बैकबोन है बनाने का काम कौन करता है, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। पहले ये बात समझ आनी चाहिए, लिखना तो बहुत छोटी चीज है ना, मैं बार बार वही रिपीट करती हूँ। समझ आ रहा है फिर क्या है, कुछ भी लिखते जाइए उसमें, सही है तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया वही चीज कि in two polynucleotide chains of DNA, in two polynucleotide in two polynucleotide chains of in two polynucleotide chains of DNA, the backbone, the, मतलब उस डायग्राम के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कोई लिविंग है ये, ऐसा कुछ नहीं है। द बैकबोन इज constituted, the backbone is constituted, बैकबोन बनाने का काम कौन कर रहा है, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, मुझे स्पेस कम लग रहा है। बैकबोन इज constituted by
शुगर फॉस्फेट, है ना। अब आसान हो गया आपके लिए। शुगर और फॉस्फेट जो है, अगर फ्रंट यहाँ पे साइड में हम इनको आमने सामने फेस करके ज्वाइन कराने का काम कर रहे हैं, तो बैकबोन में क्या है यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है इनको, शुगर फॉस्फेट। बस यही बात लिखी है मैंने, जो आपको आती है ऑलरेडी। तो ये इनका बैकबोन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड द नाइट्रोजनस बेसिस एंड द nitrogenous bases प्रोजेक्ट अंदर की तरफ कौन है, नाइट्रोजनस बेसिस है, तो प्रोजेक्ट इनसाइड। बस हो गया। पहला फीचर तो ये है, पहली चीज ये नजर आती है, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डीएनए के जो ये दो चेन्स हैं, ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने लिखा है 5, कई टीचर्स को 5 to 3 बोलते हैं। हम लोगों के टीचर ने पढ़ाया था तो 5' to 3' या 3' to 5' ऐसे बोलते थे, तो वही चीज हम लोग को पढ़ाते वक्त आता है, ठीक है। तो ये 5' to 3' यानी कि एक चीज यहाँ पे 2000% गारंटीड है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर से भी आपको ये बात क्लियर होगी कि कभी भी एक ही साइड में अगर किसी बच्चे ने इस 5' के साथ यहाँ भी 5' लिख दिया है, इसका मतलब है वो सबसे बड़ा इडियट है, उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी इसकी। ध्यान से हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि 5' स्ट्रैंड के साथ, 5' के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ आप यहाँ पे 5' नहीं लिख सकते, बिकॉज these two polynucleotide chains are anti-parallel to each other। ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है इधर भी 5' to 3' चलता तो इधर भी 5' to 3' चलता है ना। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये कैसे चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये एंटी पैरेलल चलते हैं। कैसे चलते हैं ये, एंटी पैरेलल चलते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे मेट्रो वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ यही एग्जांपल देती हूँ, बच्चों को ज्यादा बेटर समझ आता है। देखिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड मैंने बना दिया, ठीक है। सपोज कीजिए जो मेट्रो है वो इधर नोएडा से या द्वारका जा रही है, ठीक है। होता ये है कि अब जिस मेट्रो को जाना है, मैंने ऐसे बना दिया, इसको स्ट्रेट बना दूंगा आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं इसको स्ट्रेट बना दूँ तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। क्या जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, है ना। मैं अगर इसको स्ट्रेट बना दूँ ऐसे, सपोज कीजिए ये है जो डबल स्टैंडर्ड है और ये कंपार्टमेंट्स हैं इसके, ठीक। तो अगर इस मेट्रो का मूविंग डायरेक्शन है टुवर्ड्स द्वारका, ठीक है, तो आपने उसमें अनाउंसमेंट सुनी होगी, ये तो खैर बच्चे को रट जाता है वहां पे, जब भी आप बैठते हैं, द फर्स्ट कार इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज, ठीक है। मतलब ये कंपार्टमेंट किसके लिए हो गया, लेडीज कंपार्टमेंट हो गया, ठीक। अच्छा अब एक बात बताइए, अब इसी को द्वारका में स्टॉप करके और यहाँ पे, यहाँ से ड्राइवर उतर के गया, फिर आप देखेंगे दूसरा जो एक ड्राइवर है वो इधर बैठ गया, ठीक है। अब इसका जो मूविंग डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट। तो आपने नोटिस करा होगा, ये ऑब्वियस है, सबके पास इतना कॉमन सेंस है कि भले ही लेडीज इधर से निकल रही हैं, बट सबको पता है कि इसको टर्न करके वापस जाना है नोएडा के साइड। तो जब मूविंग डायरेक्शन इधर होगा तो ऑटोमेटिकली लेडीज कंपार्टमेंट ये फर्स्ट कंपार्टमेंट बन जाएगा। ये सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इसके पहले समझाते समझाते थक जाती थी बच्चों को कि पहले इधर हम लोग 3' लिखेंगे और दूसरे वाले स्टैंड का इधर हम लोग 3'। बच्चा बोलता है क्यों लिखेंगे, वो तो खैर केमिस्ट्री है ही है, वो तो मैं पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ पे ना एक ऑब्वियस डिसिप्लिन काम करता है कि जो मूविंग डायरेक्शन है उधर हमने उसको लेडीज कंपार्टमेंट बना दिया। बेस्ट एग्जाम्पल है ये, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसको समझने के लिए। तो आपको आंख बंद करके हमेशा ये चीज समझनी है कि अगर डीएनए का स्ट्रैंड है, एक चीज और है, 11th की एनसीईआरटी में जब आप देखिएगा तो डीएनए के स्ट्रैंड को जो ऐसे करके बनाया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, थोड़ा सा समझाने के लिए, तो उसने 3' के पास एरो दिया है,
और जैसे यहाँ पे भी 3 प्राइम आएगा, यहाँ 5 प्राइम आएगा। तो एरो वाला साइड जो है उसने 3 प्राइम को दिया है। तो एक बच्चे ने मेरे से एक साल क्वेश्चन पूछा था, ईयर पढ़ाते पढ़ाते, होता है हम लोग पढ़ाते हैं बट कई बार बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ा दिया सिखा दिया सब बात ठीक है, बच्चे जब पूछते हैं तब हमें ये बात समझ आती है, अच्छा बुक में ऐसा दिया और बच्चे इस तरीके से सोच सकते हैं। बच्चे ने पूछा मैम यहाँ पे ना एक स्टैंड के एक एंड पे एरो दिया है, दूसरे पे क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन था उसका कि सेकंड वाले पर भी देना चाहिए था, यहाँ तो एरो नहीं दिया। दूसरे वाली साइड में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एरो अवेलेबल है, मतलब ये इस तरीके से। अब हमें पता है कि अगर हम कहीं पे एरो बना रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स द मूविंग डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या करता है, मूविंग डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, अगर डीएनए को हमें बनाना है, डीएनए को क्या करना है हम लोगों को अगर बनाना है, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को अगर आप ऐसे बनता हुआ देख रहे हैं, रेप्लिकेशन में जैसी बताऊंगी ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर इसका मूविंग डायरेक्शन ये है तो नेक्स्ट की 2000% गारंटी होती है कि दूसरे का जो मूविंग डायरेक्शन है दैट विल बी दिस, वहां पे ऐसा हो जाएगा। और जहां पे भी हमेशा के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ, इसका कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगी, जहां एरो दिखे ना वहां 3 प्राइम लिखना है, और इसका जो बैक छोर आएगा वहां पे 5 प्राइम लिखना है। अब यहाँ पे जहाँ एरो दिखे आपको 3 प्राइम लिखना है, यहाँ पे बैक में 5 प्राइम। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है मेरे से अभी रिपीट करके पूछ लेंगे, रीजन ये है इसके बिना रेप्लिकेशन में नहीं समझा सकते। मैं क्या दुनिया का कोई टीचर आपको इसके बिना बिना रेप्लिकेशन नहीं समझा सकते। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग आगे, जब मैं आपको अगर ये डीएनए का स्टैंड मैं ऐसे बना रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे नया स्टैंड बनता हुआ दिखाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलना चाहिए कि एरो है, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे 3 प्राइम होगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, यही बात मैं बोल रही हूँ। तो अब इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, जो मैंने इतने देर तक लेक्चर दिया है इसकी पोलैरिटी 5 3 3 5 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझाने के लिए जो मैं इतने देर से आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे। अब आपको इसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए, the two polynucleotide chains, the two polynucleotide chains have anti-parallel, have आ गया ना एंटी पैरेलल, इट्स नॉट पैरेलल, कैसा है ये, एंटी पैरेलल है, अपोजिट अपोजिट साइड में पैरेलल चलेगा बट कैसा है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी क्या है इसके पास, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है इसके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ, तब तक इसको थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के लिए हम लोग सेविंग पे डाल देते हैं ताकि गायब ना हो। चलिए ये हो गया, एंटी पैरेलल है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग, डायग्राम रहता है तो लिखने में भी अच्छा लगता है, आपको समझने में भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे रहने ही देते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। एंटी पैरेलल है तो पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। If one strand of DNA, if one strand of DNA उसके पास क्या पोलैरिटी है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का क्या मतलब है, वन चेन ऑफ डीएनए। if one strand of DNA मतलब one chain of DNA has the polarity has the polarity हाँ ठीक 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 उधर ले जाओ,
5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक की पोलैरिटी क्या है यहाँ पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो ऑब्वियस है हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, then the other then the other has then the other has then the other has polarity, इसके पास पोलैरिटी क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। अब इसका क्या मतलब है, सो समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे ये हम लोग इसको रीडिंग पोलैरिटी बोलते हैं। रीडिंग का मतलब ये पता है किस बेसिस पे लिखा गया है, आगे जब मैं आपको समझाऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन, तो हम लोग करते क्या है, ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उसको ऐसे, तो यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है वो मूविंग डायरेक्शन ऐसे करके हम लोग शो करते हैं, और दूसरा क्या है ऐसे इस तरीके से शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझना है ध्यान से, क्योंकि आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक को 5 to 3 लिख रहे हैं तो दूसरे को हमने 3 to 5 क्यों लिखा है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड। हमेशा कैसे रीड करते हैं हम लोग इसको, अपर साइड टू लोअर साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वाले स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 5 to 3 है और यहाँ पे हमने 5 to 3 किया, तो दोनों को तो एक ही डायरेक्शन से पढ़िएगा ना। आप इंग्लिश की कोई लाइन लिख रहे हैं तो मैं क्या करूँ, इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ, फिर मैं इसको राइट टू लेफ्ट, गलत हो जाएगा ना ये, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रीड करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ता है कि अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 होगी तो गारंटीड है कि दूसरे की पोलैरिटी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक दूसरा और तरीका है, जब आगे जाके आरएनए सिंथेसिस के पहले मैं डीएनए के अंदर उसके स्ट्रक्चरल जीन समझाना स्टार्ट करूंगी, तो ऐसे बनता है। वो देखिए, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, ठीक है। यही सिंपल सी बात बोली जा रही है, छोटी सी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एक स्ट्रैंड, एक चेन के पास जो पोलैरिटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे के पास पोलैरिटी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखिए फिट हो गया। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको भी लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, इसको भी लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। अब आया समझ में, है ना। अब क्लियर हो गया। और ऐसे लिखने का क्या, अगर हम दोनों को ही 5 to 3, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है, लिखने में कुछ और चल रहा है, समझने में कुछ और चल रहा है, एंटी पैरेलल में कुछ और चल रहा है। बट हर जगह पैरामीटर को ध्यान में रखना है कि आखिर हम क्या सोच के क्या लिखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई है, बिकॉज द रीडिंग डायरेक्शन फॉर बोथ स्ट्रैंड इज सेम, so the polarity of one strand is 5 prime to 3 prime while the polarity of the other strand is 3 prime to 5 prime। दूसरे स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं समझाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था। अगला पॉइंट जो है वो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं इसको थोड़ा टिक करके आपको समझाती हूँ। इसके जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ऑल नाइट्रोजनस बेसेस आर बाइंडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद आया आपको, है ना। बस ये है कि एडेनिन और थाइमिन जो है इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन और गुआनिन जो है इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और कोई नई बात नहीं है ना, इतनी सी बात है यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या जाता है लिखने में, है ना। चलो आगे लिख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिखिए द नाइट्रोजनस बेसिस, द नाइट्रोजनस बेसिस। सब क्वेश्चन है अपने आप में, पोलैरिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द नाइट्रोजनस बेसिस बॉन्ड के रिगार्डिंग तो कई बार पूछा गया है ना। द नाइट्रोजनस बेसिस इन टू strands, the nitrogenous bases in two strands are paired or joined
कौन ज्वाइन करने का काम कर रहा है इनको? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? ज्वाइन थ्रू बॉन्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आसान सी बात है, ये आपको समझ आया ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं एच, केमिस्ट्री में जैसे डिनोट करते हैं आप लोग, है ना? बॉन्ड हाइड्रोजन, इनको ज्वाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगली चीज क्या है? एडेनिन, जो आपको मैंने पहले बताया था वही चीज मैं लिखने जा रही हूँ। एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन, एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, एडेनिन है, थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर रहा है, बस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। एक ही बचा ना, साइटोसिन, साइटोसिन बाइंड्स किसके साथ बाइंड करेगा? ये गुआनिन के साथ, बाइंड्स विद गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ चला गया? मुझे थोड़ा सा ऊपर करना था, तो ज़्यादा ही मूव कर गई। अब ठीक है, थोड़ा स्पेस आ गया वापस नीचे। बाय ट्रिपल बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ना दो टर्म्स यहाँ पे सुनने को मिलेंगे, एक आपको प्यूरिन सुनने को मिलेगा, दूसरा आपको पाइरिमिडीन या पिरिमिडीन भी इसको कई टीचर्स बोलते हैं, ये सुनने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे पहले मैं समझा देती हूँ रफ में आपको। देखिए, एक आपको कैटेगरी कौन सी सुनने को मिल रहा है, पेज है, इसको नहीं लिखिएगा, आगे भी मैं बताऊंगी। एक मैंने यहाँ पे लिखा प्यूरिन और एक मैंने आपको लिखा पाइरिमिडीन्स या पेरिमिडीन्स, जो बोलना है बोलिए, स्पेलिंग थोड़ी बदल जाएगी, है ना? प्यूरिन जो है, प्यूरिन आर एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। पाइरिमिडीन्स आर, ये हो जाएगा यहाँ पे, थाइमिन भी पाइरिमिडीन है, साइटोसिन भी क्या है? साइटोसिन भी क्या है? पाइरिमिडीन है। आगे जाके आरएनए में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इस थाइमिन की बजाय यूरासिल, वो भी पाइरिमिडीन में ही आता है। अब समझिएगा ध्यान से, क्या बोला जाता है, इस चीज की गारंटी है कि एक प्यूरिन जो है वो हमेशा एक पाइरिमिडीन के साथ पेयर करता है। क्या गलत है इसमें? सही में हमने पढ़ा है, एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरा जो प्यूरिन है ये भी जब भी बाइंड करेगा पाइरिमिडीन से, बिल्कुल सही बात है। गुआनिन बाइंड्स विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, जब आरएनए होगा तो थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं इसके लिए पॉइंट लिखने जा रही हूँ, ठीक है, इसी चीज के लिए, ताकि आपको समझ आए। तो मैंने एक रफ पेज लेके आपको छोटी सी बात जो है वो समझा दी है। ठीक है,
इसमें लिख लीजिए इन double helical structure of DNA in double helical structure of in double helical structure of DNA रिजल्ट के तौर पे क्या निकलता है प्यूरिन PURINE प्यूरिन comes opposite प्यूरिन comes opposite एक मिनट थोड़ा सा हेलो हेलो प्यूरिन comes opposite to pyrimidine है ना opposite to pyrimidine पायरीमिडीन के अपोजिट में आता है ये कॉमन सेंस छोटी सी बात है ना जो हम जानते हैं उसी को हमने यहाँ पे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है अब होता ये है कि इसकी वजह से ना ये बहुत डिसिप्लिन मैनर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं है ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कैसे मतलब अगर हम ऐसे 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 दो तरीका है बनाने का लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है राइट हैंडेड भी हो सकता है तो विच वन इज करेक्ट ये और ये एक ये भी क्वेश्चन बनता है ना आगे जाके हम लोग इसमें सीखेंगे कि ये कैसे होता है राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग होती है इसकी देख लेते हैं हम लोग the two chains of DNA the two chains of DNA the two chains of DNA are coiled are coiled in a right handed fashion in a right handed fashion ये राइट हैंडेड ये क्वेश्चन है ऑप्शन दिया जाता है राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड या फिर पीट लाइक ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाते हैं अब क्वेश्चन मतलब सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बस आपको कंफ्यूज किया जाता है अब मैं इसका क्वेश्चन नहीं बना सकती क्या ये ऊपर का जो पॉइंट है बिल्कुल बन सकता है प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद प्यूरिन पायरीमिडीन ऑलवेज बाइंड्स विद पायरीमिडीन प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद पायरीमिडीन नन ऑफ द अबव ऐसे करके क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाता है बस आपको नीट के एग्जाम में या कोई सा भी जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसमें आपको किया जाता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का एक ही मोटिव होता है बच्चों को कंफ्यूज करना है ना तो अब सबसे अच्छी बात क्या है आंसर तो चार ऑप्शन में से ही होगा ना पांचवा तो जो वहां पे नहीं लिखा है उसमें से तो कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है ना अब हम लोग ना जैसे ये बना रहे हैं तो डीएनए का स्टैंड बनाते वक्त इसका जो पिच है ना जो ये ऐसे झुकाव है यहाँ पे ठीक है तो ये पिच कितना होता है तो 3.4 नैनोमीटर होता है कितना होता है ये 3.4 ये क्वेश्चन है ढूंढ लीजिए आपको जरूर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना एग्जाम में भी आपके आ सकता है तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं द पिच ऑफ द पिच ऑफ द पिच ऑफ द हेलिक्स the pitch of the helix is 3.4 नैनोमीटर ठीक है अब बोला ये जाता है कि एक मोड़ में जैसे यहाँ पे एक टर्न आया ना ऐसे
तो इसमें ना 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें ना 10 बेस पेयर्स होते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसको 10 बी। मेरी बात समझ आ रही है? पहले हमने पिच का डिस्टेंस लिखा है, पहले हमने क्या लिखा है? पिच का डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे कि द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब रफली जब देखा गया तो पता चलता है कि इसमें ना काउंट करते हैं हम तो क्या होगा, 10 बेस पेयर्स आते हैं। कितने आते हैं? 10 बेस पेयर्स इनके बीच में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एंड देयर आर एंड देयर आर roughly there are roughly 10 base pairs। ऐसे नॉर्मली भी हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट बी और शॉर्ट 10 बेस पेयर्स, है ना, इन ईच टर्न, इन ईच टर्न। पता है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऐसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 5 टर्न्स ऑफ डीएनए। तो एक टर्न में 10 है तो 5 में कितने होंगे? 50। 5 इंटू 10 कर दीजिएगा तो 50 आ जाएगा आंसर उसका, है ना। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब और इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ये डीएनए का स्टैंड बना रहे हैं, ऐसे मैंने बनाया, नीचे जा रहा है ये जो भी है, एक बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर है, ये ऐसे भी सॉल्व होता है अगर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स है। एक टर्न में कितने हैं? 10 बेस पेयर्स है। ठीक है, और एक टर्न में जो 10 बेस पेयर्स है तो उसका आपने 10 बेस पेयर के लिए जो पिच है वो आपने बोला है 3.4 नैनोमीटर। बहुत ध्यान से समझना है। तो इसके बेसिस पे हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? हम ये निकाल सकते हैं कि अच्छा ये जो वन गैप है, वन गैप मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, पहला बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर, है ना। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा? तो डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। ऐसे ही मैथ्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। मेरी बात समझ आई? बहुत साधारण भाषा में आपको समझा रही हूँ, आसानी से समझ लिए। और सारे क्वेश्चन है, आप जहाँ ढूंढना स्टार्ट करेंगे, कहीं पे भी किसी भी सैम्पल पेपर में जब एम्स का क्वेश्चन आता था अलग से, तब भी अभी जब आप नीट के एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपके स्कूल में जो ये फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, इससे हम लोग निकाल रहे हैं, एक याद है तो दूसरा आप बिल्कुल बना सकते हैं वहाँ पे दिमाग से अपने, है ना। इसके बेसिस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between the distance between a base pair, the distance between a base pair in a helix, in a helix is, अब इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या डेटा आएगा? इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, है ना। यहाँ नीचे बार बार आपको ये नैनोमीटर 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 सुनने को मिल रहा है, तो नोट डाल के मैं यहाँ पे पॉइंट कर दूँ आपकी सहूलियत के लिए कि एक्चुअली में नैनोमीटर नैनोमीटर इज, कितना छोटा हो गया इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर।
मतलब 1 मीटर का बिलियन पार्ट जब आप निकालिएगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा नैनोमीटर। मतलब दैट इज 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नोट के तौर पे ये चीज आपने यहाँ पे लिखी है। ये हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये पेज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको तो लिख ही लिया आपने। और ये जो सारी ड्रामेबाजी चल रही है, क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे, पहले डायग्राम निकालूं तो आपको समझ आएगा। हाँ, ये जो यहाँ पे ये काम चल रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन में नाइट्रोजिनस बेसेस जो है ये ऐसे बाइंड कर रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन में है, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो ये सब क्या कर रहा है ना, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड और जो भी इसका डेटा अभी अभी आपने देखा, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो प्रॉपर स्टेबिलिटी इसको देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, है ना। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, the plane of one base pair stacks over the the other in double helix, in double helix। ठीक है, जिसकी वजह से this provide stability to structure of stability to structure of डीएनए, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस है ये सारी चीजें डिसिप्लिन में मेंटेन है, तभी तो इस बेचारे का जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन है। अगर वही गायब हो जाए तो सवाल ही नहीं उठता हम कुछ डेटा पढ़ पाए या फिर कोई ऐसी चीज हो, कुछ वैसा पॉसिबल है ही, है ना। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलूँ मैं, है ना। ये एक टॉपिक है आपके एग्जाम में, अगर आपको ऐसा लिखने को आए कि आपको डीएनए के सेल एंड फीचर्स बताने, इसमें कुछ भी आपको रखना नहीं, जो आपके पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है उसी को हम लोगों को यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर देना है ना। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक ना, नेक्स्ट जो है टॉपिक भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा। यहाँ पे ना हम लोग ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर क्या ब्लूप्रिंट काम करता है, उसको हम लोग सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यानी टॉपिक जो भी हम लोग देख रहे हैं दैट इज सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा इन molecular, central dogma in molecular, central dogma in molecular biology।
बायोलॉजी। अब ये है क्या, एक छोटा सा सिंपल सा बट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किन्होंने किया था। ठीक, देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, फ्रांसिस क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक थे ना, उनमें से एक ने, फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक proposed Francis Crick proposed the central dogma proposed the central dogma in molecular biology, in molecular in molecular biology। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है, हम ऐसे स्ट्रेट भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे सीधा लगता है तो मैं ऐसे ही बताती हूँ बच्चों को। देखिए अभी हम लोग जो बेसिक यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, डीएनए की। दैट इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इन नेचर। ठीक है, अगर डीएनए अपनी कॉपीज खुद ही बनाने का काम करता है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। दैट इज रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब पूरे नेचर में ये मानी हुई बात है और ये क्लियर है कि अगर डीएनए है, अगर क्या है, डीएनए है, तो यही डीएनए आगे जाके क्या करेगा, आरएनए बनाने का काम करता है। यही डीएनए क्या करता है, आगे जाके आरएनए बनाने का भी काम करता है। ये डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, है ना। तो ये जो आरएनए बना रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, जो आरएनए बना रहा है, ये चलिए भी है कोई बात नहीं, ये डीएनए जो है क्या कर रहा है, ये आरएनए फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आरएनए। तो ऑब्वियस है इस फेनोमेना का कोई नाम होगा, डीएनए से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, और आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें से डीएनए जो आरएनए बनाता है, दैट इज ओनली मैसेंजर आरएनए। ये सिर्फ मैसेंजर आरएनए को बना के देने का काम करता है, कौन, डीएनए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब जो ये आरएनए है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए क्या करता है यहाँ पे, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। दैट इज ट्रांसलेशन। ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, कई बच्चे ना अपनी नोटबुक लेके आते हैं और कहते हैं कि हमें ना ऐसा भी बताया गया। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अभी जैसे मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी आपके लिए, है ना। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये भी बताते हैं, हालांकि वो तो है ही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बच्चों को पढ़ाया ही जाता है,
ऐसी कोई चीज नहीं है कि बच्चे को इतना कंफ्यूज किया जाए। देखिए दूसरा कलर देखते हैं, अलग से पता नहीं चलता कुछ। हाँ, यहाँ पे ना मैसेंजर आरएनए जो है ये डीएनए बनाने का काम करता है। इस प्रोसेस को अब जैसे टीचर्स यहाँ पे लिख देते रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बच्चा मेरे पास आके बोलता है ये तो आपने बताया ही नहीं, हम वायरस की पढ़ाई तो नहीं कर रहे ना, हम यहाँ पे अभी तो हम वायरस की पढ़ाई नहीं कर रहे जो मैं बता दूं, बट ठीक है होता है कई बार टीचर नोट्स में देते हैं ऐसा। मैं उससे पहले ही आप मेरे से डाउट पूछे उसके पहले ही मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। आरएनए जब डीएनए बनाने का काम करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हो गया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको कराने में जो एंजाइम लगता है उसका नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की इसकी जो ड्रामेबाजी ये सिर्फ कुछ वायरसेस में होती है बस। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, सेंट्रल डॉगमा का है। अगर आपसे पूछा गया नीट के एग्जाम में हु प्रपोज्ड सेंट्रल डॉगमा, है ना, आपको सिर्फ वहां पे ये जो फ्रांसिस क्रिक है इनके नेम को मार्क करना है। एक ऑप्शन में आपको वॉटसन एंड क्रिक दोनों का नाम बताया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को बताया था। उनके लिए मतलब ये बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। लेकिन अगर सिर्फ सेंट्रल डॉगमा सिंगल पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको कौन सी बात बतानी है कि ये जो सेंट्रल डॉगमा है इसको प्रपोज करने का काम क्रिक साहब ने किया है, फ्रांसिस क्रिक ने किया है। ठीक है, और यहाँ पे आरएनए से डीएनए ये जो हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे डैश करके लिख देती हूँ कहीं पे भी इन वायरसेस, ये कहाँ होगा, कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है। बस हो गया ये आपको कहाँ दिखता है, सिर्फ कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। टीचर की मर्जी, अगर वो चाहें तो इसको 5 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। अगर वो चाहें तो इसको 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। 3 में सबसे ज्यादा 3 मार्क्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बहुत ना सिंपल सी बात बताती हूँ, सिंपल भी है और अपने आप में काफी मिरेकल है एक तरीके से, है ना। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा लेंथ है डीएनए का। डीएनए का लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, इसको जायंट मॉलिक्यूल बोला जाता है इसको, डीएनए को। इतना ज्यादा लेंथ जो है वो एक सेल के मतलब एक माइक्रोस्कोपिक सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे अपने आप को अरेंज करके रखता है, वो कैसे उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इन सब इसकी आखिर पैकिंग ऐसे किस तरीके से होती है कि ये सुपर 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 कॉइलिंग करके ये न्यूक्लियस के अंदर इतने इजी तरीके से बैठा होता है। और आज हम लोग इसकी सारी केमिस्ट्री जो है उसकी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेसिस का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है जो बायोमोलिक्यूल्स में था, बट बीच बीच में मैं इन सब के स्ट्रक्चर आपको याद भी कराती जाऊंगी। जब कभी वैसा आएगा कोई स्ट्रक्चर है कोई वैसा जिक्र आएगा मैं बता भी दूंगी। 11th में भी याद कराया था, हो सकता है आपके दिमाग से स्किप हो गया हो, तो हम लोग आगे करेंगे इसको। ठीक है, आज की क्लास से कोई डाउट तो नहीं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।